ये कल मैं बता चुका हूँ, चीज़ें मैं रिकॉल कर रहा हूँ। उसके बाद में 1919 में फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, और 1923 में क्या रखी थी, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ये बुक लिखी। और 1934-35 में 34-35 में ये कहा कि जो सीखने के नियम हैं उनमें तत्परता का नियम, कौन सा नियम, तत्परता का नियम सिखाता कुछ नहीं है, ये सीखने में सिर्फ क्या होता है, सहायक होता है। मैं आपको मोटिवेशन लेक्चर दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सीखने के लिए तैयार हुए हो, सीखा कुछ नहीं आपने, ठीक है। तो सीखने के लिए नियम 3 होते हैं, सीखने के नियम कितने होते हैं, 2। जो सिखाते हैं वो तो 2 ही नियम है, अभ्यास का नियम और किसका है, प्रभाव का नियम। लेकिन सीखने के लिए आवश्यक कितने नियम हैं, 3, क्योंकि तत्परता सीखने के लिए क्या है, जरूरी है। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते। तो सीखने के लिए तो आवश्यक हैं, लेकिन सिखाने के नियम कितने हैं, 2 ही हैं। अब इन चीज़ों को अपने को एक भाषा में लिखना है। उसके बाद फिर थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम, फिर प्रयोग कैसे किया गया था भूखी बिल्ली पर, फिर उसके मुख्य नियम तीनों, फिर गौण नियम, और फिर आएगा इसका क्या उपयोग। अब लिखो, लिखें, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका से हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं। तथा ये विलियम जेम्स तथा ये विलियम जेम्स व विलियम जेम्स व जेम्स ड्रेवर के, विलियम जेम्स व किसके, जेम्स ड्रेवर के शिष्य हैं। जेम्स ड्रेवर के क्या हैं, शिष्य हैं। इन्होंने 1895 से इन्होंने 1895 से विभिन्न जानवरों पर प्रयोग प्रारंभ किए, विभिन्न जानवरों पर प्रयोग प्रारंभ किए। प्रयोग प्रारंभ किए 1898 में 1898 में भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस इन्होंने क्या, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। लिख दी। वह एनिमल इंटेलिजेंस में वह किसमें, एनिमल इंटेलिजेंस में सीखने के 3 नियम या प्रमेय, सीखने के 3 नियम या प्रमेय
प्रतिपादित किए? प्रमेय, पास्टुलेट्स बोल दो, अवधारणाएं बोल दो, है ना। प्रतिपादित किए। पहला लिखो तत्परता का नियम। क्या लिखोगे? तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। उसके बाद लिखो 1911 में 1911 में थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों का उपयोग, सीखने के नियमों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया। किसमें किया? शिक्षा के क्षेत्र में किया। शिक्षा के क्षेत्र में किया तथा 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। आता है? आता है किसको? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? 1919 में फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। उन्नीस सौ तेईस में फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी। लिख दी? फंडामेंटल ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी। 1934-35 में ये दो फैक्ट मिलते हैं ना, कहीं 35 भी दे रखा है। कई बार क्या होता है, बुक के एक तो पब्लिकेशन की डेट हो जाती है, कई बार बुक का कब यूज किया गया है ना, या उसको कब स्वीकार किया गया उनकी थ्योरीज को, उस चीज़ का। और कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी जैसे आप व्यवहारवाद पुस्तक की बात करेंगे तो वो 1925 बताएगी। अगर आपने किताबों की बात करेंगे नॉर्मली और बाकी लेखकों ने लिखी है, उसमें 1924 ही दे रखा है। कई बार होगा ये कि
इसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन इसलिए आता है कि कई बार सत्र के लिख देते हैं लोग, है ना, कि उस सत्र में लागू हुआ, तो उस समय का सत्र का भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो 1934-35 में थॉर्नडाइक ने अपनी अंतिम पुस्तक थॉर्नडाइक ने अपनी अंतिम पुस्तक अब मैं नाम लिख रहा हूं पुस्तक का, कौन सी है बताओगे कोई? कोशिश करो, देखें कल लास्ट में मैं यहाँ ऊपर लिख के गया था। बिहेवियरिज्म तो इसकी है, वॉटसन की है। याद करो, मैंने एटीट्यूड के बारे में बताया था, मनोवृत्ति क्या होती है, रुचि क्या होती है, आदतें क्या होती हैं। लिखो साइकोलॉजी वांट्स, इंटरेस्ट, याद आ रहा है कुछ, एंड एटीट्यूड। ठीक है, साइकोलॉजी, वांट्स, इंटरेस्ट एंड क्या, एटीट्यूड, ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये लास्ट बुक थी इसकी। फिर भाई साहब 1949 के अंदर थॉर्नडाइक की डेथ हो जाती है। ओके, लिखना नहीं है ये, हालांकि ये बुक लिखी। अब इसमें हुआ क्या था ये समझो आप। इससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने का है, सीखने के लिए नियम कितने थे? 3। इससे पहले थोड़ा टेक्निकल चीज को समझना। ओके, और सीखने के नियम भी कितने थे? 3 थे। इससे पहले कब? 1934 से पहले। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। क्या? फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। अब ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग का पहले मामला समझो, है ना। ये 5-7 मिनट लगेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये शब्दों को सीखना पड़ेगा। सीखने का आकलन। मैम पीछे ध्यान दो, मैडम पीछे ध्यान दो, ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूँ। वो जो चीज़ आपको नहीं, अभी लेट आए थे तो वो हो गया काम, है ना। अब यहाँ से ध्यान दो। वो थोड़ा सा अब देखो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तुरंत टोकता हूँ, क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। बाहर जाने का मतलब ब्रेन से, आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट परमिशन देता नहीं है हल्का सा भी डाइवर्ट होने का। ये मुझे ही नहीं देता है, मैं आपको नहीं दूंगा। 2 चीजें आती हैं पेडागोजी का, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नाम सुना होगा, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। पूजा नाम है ना आपका? हाँ, पूजा एक स्कूल में टीचर है। ओके, और पूजा के ये स्टूडेंट हैं। एग्जाम्पल सेट करते हैं। पूजा इनको तीनों स्टूडेंट को घुमाने के लिए ले गई एक हिस्टोरिकल पैलेस पे। क्लियर? और कौन सा बताओ, कोई छोटा मोटा नाम बताओ जयपुर का, कौन सा हिस्टोरिकल पैलेस है? ये आमेर का किला है ना, इस पे लेके चलेगी। ओके, तो इन्होंने कहा देखो क्या सीख सकते हो। ओके, तो अब ये जो स्टूडेंट हैं वो उस किले को घूमकर देख रहे हैं, देख रहे हैं ना।
इसका मतलब वो आकलन कर रहे हैं। तो ये जो आकलन है वो कुछ सीखने के लिए है, सीखने के लिए तो है। मतलब अब जो आप लोग देख रहे हो, वो उस किले को जो देख रहे हो वो कुछ सीखने के लिए देख रहे हो या ऐसे ही? सीखने के लिए। क्या कर रहे हो? सीखने के लिए देख रहे हो। क्लियर है बात? तो जब आप उस किले को देख रहे हो, तो जब आप उसको देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ रचनाओं का, मानसिक संरचनाओं का विकास होगा कि नहीं होगा? यस और नो? आप जब उसको घूम रहे हो और घूमने के दौरान आपने अलग अलग चीजें देखी, तो अब देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बनेंगी कि नहीं बनेगी? इनको बोलते हैं मनोविज्ञान में रचनाएं, स्कीमा, मानसिक संरचनाएं बनेंगी। तो जो सीखने के लिए देख रहे हो या आप ऑलरेडी सीखे हुए हो उसके बारे में? सीखने के लिए अब आप उसका आकलन कर रहे हो। जिस दुर्ग को या उस गढ़ को आप देख रहे हो, किले को देख रहे हो, है ना? आई डोंट नो अबाउट दुर्ग, किला वगैरह क्या होता है, मुझे नहीं पता, है ना? जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं क्यों फालतू के लफड़ों में पढ़ूं। जो भी आप मॉन्यूमेंट्स देख रहे हो, क्लियर? तो आप सीखने के लिए देख रहे हो, और देखने का मतलब आप उन चीजों का आकलन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। यस और नो? तो आप जब उस किले को देख रहे हो तो ये है सीखने के लिए आकलन। यस और नो? और इसमें आप अपने मानसिक रचनाओं का निर्माण करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए सीखने के लिए आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं, क्योंकि उस दौरान आप अलग अलग मानसिक रचनाओं का क्या करते हो? निर्माण करते हो। तो इसको रचनात्मक आकलन, निर्माणवादी आकलन, सीखने के लिए आकलन, है ना, वास्तविक आकलन कहते हैं। अब समझ में आई बात? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? असेसमेंट फॉर, ये शब्द सही है क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने, फॉर लर्निंग का मतलब है सीखने के लिए आकलन। तो आप किले को देख रहे हो तो कुछ सीखने के लिए देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप घूम के आ गए, 2 दिन आपको छुट्टी दे दी, रेस्ट करो, थक गए होंगे। चौथे दिन क्या हुआ? आप स्कूल आए, मैडम क्लास में आ गई। अब पूजा ने क्या कहा कि बताओ क्या सीखा? समझे बात को? कि अब बताओ तुमने परसों क्या सीखा। क्लियर है बात? इसका मतलब अब आपके दिमाग में ऑलरेडी जो चीज सीखी है वो है ना। अब पूजा क्या कर रही है? जो तुमने सीखा है उसका क्या कर रही है? आकलन। पहले तो तुम सीखने के लिए आकलन कर रहे थे, अब जो तुमने सीखा है क्या होगा? उसका आकलन। अब समझ में आ रही बात? तो जब पूजा आपका एक पेपर दे दिया आपको कि अब तुमने जो सीखा है ना उसके बारे में लिखो, ओके? तो जो तुमने सीखा उसका आकलन हुआ कि नहीं हुआ? तो जो सीखा, क्या? जो सीखा उसका, ये लो, सीखने का, जो सीखा उसका पूजा क्या कर रही है? आकलन। तो तुमने जो भी सीखा होगा कॉपी में लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? और अब उसका यह क्या करेगी? कॉपी जांच करेगी और आपका आकलन होगा कि नहीं होगा? तो आप जो सीख चुके हो उसके बाद जो आकलन होता है वो तो है ऑफ लर्निंग। क्या है? ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। सहमत हो इस बात से? सहमत हो क्या? मैं यहां पर तुम्हें कोई पिक्चर दिखाऊं, कोई दुर्ग किले वगैरह की, या तुम्हें लेके जाऊं, सेम बात है। तो उस समय जो तुम देख रहे हो वो तो तुम किसके लिए? सीखने के लिए देख रहे हो, ठीक है? और अब वापस आने के बाद स्कूल में आ गए, और आने के बाद मैंने कहा हाँ भाई क्या सीखा वो बताओ, तो अब तुम सीख नहीं रहे हो, जो सीखा है उसका क्या हो रहा है? आकलन। इसको बोलते हैं ऑफ लर्निंग, ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और पहले वाला क्या था?
असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऐसे ही थॉर्नडॉय क्या कहता है, सीखने के लिए तत्परता जरूरी है। सीखने के लिए क्या जरूरी है, तत्परता जरूरी है, लेकिन तत्परता सिखाती कुछ नहीं है। मैं आपको कितना भी तैयार कर दूं मेंटली, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल एक मोटिवेशन कहानी सुनाऊं, ठीक है, और कंटेंट कुछ नहीं पढ़ाऊं, तो तुम सीखने के लिए तैयार तो हो मानसिक रूप से, लेकिन अभी तक तुमने सीखा कुछ नहीं है। अब समझ में आ रही बात? तो 1934 से पहले तो सीखने के लिए और सीखने के दो नियम कितने थे, तीन तीन थे। 1934 में इस बुक में थॉर्नडॉय क्या कहता है कि सीखने का जो तत्परता का नियम है वो सिखाता कुछ नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो सीखने के लिए कितने नियम होते हैं, 3, और सीखने के 2। कौन कौन से, अभ्यास का और क्या, प्रभाव का। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया बात? कोई डाउट है इसमें? लिखवा सकता हूँ, लिखो, 1 मिनट मुझे देना कॉपी। अच्छा, वांट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बताया कि तत्परता का नियम सीखने के लिए तैयार करता है। तत्परता का नियम सीखने के लिए तैयार करता है, सिखाता कुछ भी नहीं है। सीखने के लिए क्या करता है, तैयार करता है, सिखाता कुछ भी नहीं है। ठीक है, आता है। थॉर्नडॉय ने सीखने के नियमों में केवल, थॉर्नडॉय ने सीखने के नियमों में केवल 2 ही नियमों को मान्यता दी। 2 ही नियमों को क्या दी, मान्यता दी। दो ही नियमों को मान्यता दी। पहला कौन सा है, अभ्यास का नियम, और दूसरा क्या है, प्रभाव का नियम। ठीक है, अब नीचे क्या लिखोगे आप, नोट डाल के लिखो, सीखने के लिए नियम बराबर, खुद लिखो कितने होंगे, सीखने के लिए नियम, बोलो कितने, बोलो 3 हो गया। और सीखने के नियम बराबर 2। 2016 वाले ग्रेड फर्स्ट के ज्योग्राफी के पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। सीखने के नियम कितने हैं, ठीक है, तो कितने हैं, 2। अब लोगों ने ज्ञान पेल दिया क्या, कि हमने तो हमेशा से ही क्या पढ़े हैं, 3 पढ़े, और कॉमन चीज क्या कह दी कि पीडी पाठक में भी, हमने तो बीएड में भी क्या पढ़े थे, 3 ही पढ़े थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि सीखने के नियम लिख रखा है वहां पर सीखने के नियम नहीं दे रखा है। और हद तब हो गई जब आरपीएससी ने इसका उत्तर वास्तव में जो था वही माना, 2, क्योंकि सीखने के नियम पूछे थे, ना कि सीखने के लिए नियम पूछे थे। फिर लोगों ने फिर ज्ञान दिया, देखो आरपीएससी कितनी गलत है ना। फिर मैंने कहा कि नहीं, आरपीएससी गलत नहीं है, इतनी भी गलत नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल सवाल पे वो इतनी बड़ी एरर कर दे, है ना। तो फिर ये चीजें जब समझोगे तब तो आ जाएगी समझ में, वरना तो फिर बहुत सीधा से एक रक्षात्मक प्रतियुक्ति होती है ना, प्रतिस्थापन, दूसरे पर क्या करना,
आरोप नो ना बेटा, अरे नहीं, हाथ से। कमाल की बात है ना, इसी से आप अपनी किस्मत लिखना चाहते हो और इसी को पाँव में रखते हो। बूढ़े माँ बाप की और ये कलम पेन की अब यही हालत हो गई है। जब तक ये हाथ में है तब तक यूज है ना। कई बार तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ कि जो पुराना पेन हो जाता है उसको आदमी वैसे ही फेंक देते हैं। मतलब सीधा सा है, जब तक यूज है तब तक तेरी कीमत है। तो सेम माँ बाप के साथ स्थिति हो रही है हमारी। बूढ़े माँ बाप के साथ आजकल लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। पेन से, हाथ से हमेशा थोड़ा झुक लो ना, क्या दिक्कत है ना। अक्सर फलदार पेड़ ही झुकते हैं, है ना। तो थोड़ा झुकना सीखो लाइफ में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी के कैरेक्टर को बनाती हैं, क्योंकि बहुत बड़े तो हम बनने नहीं। सामान्य आदमी है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों को अपनाकर सामान्य तो बने रह सकते हैं ना। लिख लिया। सीखने के लिए, और इनमें बुरा नहीं मानने की आवश्यकता है, बहुत सिंपल चीजें हैं, इनको अपनाना चाहिए। सीखने के लिए और सीखने के नियम, यहाँ तक हो गया। तो ये तो हो गया थॉर्नडाइक का परिचय। अब लिखो थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम। थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम। तो सबसे पहला लिखो, आप लिख लो साथ में इसको। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये त्रुटि सही लिखा है क्या मैंने? त्रुटि सही लिखा है क्या? नहीं, छोटी लिख रहा हूँ वो तो। ये मेरे एक वो री शब्द होता है और एक और होता है, उन दोनों में थोड़ा गड़बड़ रहती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया। फिर है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं किसका? भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फिर है उद्दीपक अनुक्रिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अनुक्रिया के मैं ऑब्लिक लिखूं तो मैं कौन सा शब्द और लिख सकता हूं? थोड़ा सा बैक में जाओ, है ना, थोड़ा पास्ट में जाओ, है ना। क्या शब्द लिख सकता हूं? रिफ्लेक्स। या हिंदी में लिखूं? वो तो मैं स्टिम्यूल लिखूंगा ना, और रिस्पॉन्स लिखूंगा, है ना। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये लो आप वाला मैंने शब्द दे दिया, रिफ्लेक्स, है ना। ऊपर आएगा प्रतिवर्त। क्या आएगा? प्रतिवर्त आएगा कि नहीं आएगा? वॉटसन ने दिए थे स्टिम्यूल रिस्पॉन्स या स्टिम्यूल रिफ्लेक्स शब्द, और थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। तो उद्दीपक अनुक्रिया, या क्या शब्द लिखोगे आप? प्रतिवर्त सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया या क्या? प्रतिवर्त सिद्धांत। स्टिम्युलस रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स थ्योरी। सही है? ओके, आना आना तो बोलो। स्टिम्युलस रिस्पॉन्स ऑब्लिक क्या? रिफ्लेक्स थ्योरी। और इनका एब्रिविएशन फॉर्म लिख दो। क्या लिखोगे? एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी। क्लियर? उसके बाद लिखो आप संयोजनवाद।
या संबंधवाद? या बंधनवाद? या आबंध सिद्धांत? और इंग्लिश में कहेंगे बेटा इसको बॉन्ड थ्योरी। ये बेटा बेटा मुंह से निकलता है, ये जर्नल एक नेचर वाइज होता है, हमारा सेंस कोई ऐसा कभी नहीं होता है ना। कहीं ये लगे कि यार सर बराबर वालों को क्या बेटा बनाओगे, है ना, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जनरली क्या होता है कि क्लास में पढ़ाते हैं ना, तब एक सिंबॉलिक लैंग्वेज बन जाती है। ओके, तो ये संयोजनवाद, संबंधवाद, बंधनवाद, आबंध, बॉन्ड, बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, फिर लिखो इसको एस टाइप थ्योरी। एस टाइप थ्योरी लिख दिया। उसके बाद लिखो आवर्तिता सिद्धांत।